26 जुलाई 2025 की सुबह ये बात है और एक पति अपनी दुकान पर जाने से पहले वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आज क्या तुम्हारे मायके चले, आज तीज का त्यौहार है और सब अपने परिवार वालों से मिलने जाते हैं। अब पत्नी यहाँ पर मना कर देती है, बोलती है मेरा मन नहीं कर रहा है। पति बोलता है मैं जाकर अपनी दुकान खोल लेता हूँ। दुकान खोल लेता है, दुकान पर पूरा दिन रहता है और जब वापस वो लौट कर आता है तो उसकी पत्नी उसको घर पर नहीं मिलती। वो अपने परिवार वालों से सबसे पूछता है कि आखिर सपना कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तब उसको पता चलता है कि उसके मायके से सिंदारा तीज त्योहार पर आने वाला एक ऐसा कुछ सामान होता है जो नव विवाहित महिलाओं के लिए आता है, जिसमें श्रृंगार का सामान होता है, कपड़े होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनकी ज्वेलरी होती है और इस तरीके के बहुत सारे उपहार होते हैं। अब इसी बीच में जो सिंदारा लेकर आता है, आता है उसके साथ पत्नी मायके चली जाती है। अब पति परेशान होता है कि सुबह मैंने ही ये बात पूछी थी और मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जो सिंदारा लेकर आता है उसके साथ जाने के लिए ये तैयार हो जाती है। आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है? यहीं से ऐसे कत्ल की एक इबारत लिखी जाती है जिसके बारे में पूरी सोशल मीडिया भर जाती है और आज इसी के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस महीने महिला की 8 महीने पहले शादी होती है, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है, उसका इतना भयानक रूप में कत्ल आखिर क्यों किया जाता है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक और आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की और वहां पर एक थाना लगता है, वो है भावनपुर और भावनपुर की ही एक जगह लगती है कीनानगर। दरअसल कीनानगर का रहने वाला 28 साल का रविशंकर 2 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त था। गंगानगर थाना क्षेत्र में वहां पर एक गांव लगता है अम्हेड़ा, जो कि मेरठ का ही एक थाना है और उस गांव में अपनी पत्नी को वो फोन करता है। सुबह के 7 बजे के आसपास का ये वक्त बताया जा रहा है। पत्नी से वो कहता है कि सपना, रात मैंने बहुत बुरा एक सपना देखा था, बहुत बुरा एक ख्वाब देखा था और मेरा मन कर रहा है कि तुमसे मिलने का, तुमसे बात करने का, तुम्हारे पास आने का। वैसे भी तुम्हें देखे हुए कई दिन बीत चुके हैं, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं? अब सपना ये बात जैसे ही सुनती है तो वो कहते हैं ये कोई सोचने वाली बात है, तुम आ जाओ। अब जैसे ही उसका पति रविशंकर अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है, क्योंकि वहां पर उसकी जो पत्नी है वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर रुकी हुई थी और वहीं पर वो रह रही थी, तभी वो अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि जीजा जी आखिर कहाँ गए हुए हैं। वो कहती है कि जीजा जी तो काम पर चले गए हैं, 2 बच्चे होते हैं, वो भी काम पर चले जाते हैं। अब जो उसकी बड़ी बहन होती है, दरअसल वो घर के काम निपटा रही थी और इसी बीच में वो मेन द्वार को, यानी कि जो मेन गेट होता है, जो घर का गेट होता है मेन को, उसको रविशंकर बंद कर देता है और अपनी पत्नी से यहाँ पर कहता है कि चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहां पर जाकर कुछ बातचीत तुमसे करनी है। वो अपनी पत्नी को लेकर ऊपर वाली मंजिल के अंदर कमरे पर लेकर चला जाता है, बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, यानी कि गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब पत्नी बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ। जब सपना यहाँ पर देखने वाली बात करती है तो रविशंकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे कि मैं तुम्हारे लिए एक हार लेकर आया हूँ और ये जो हार है उस हार को मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारे गले में डालना चाहता हूँ। अब जैसे ही सपना ये बात सुनती है वो बेइंतहा खुश हो जाती है और इसी बीच में वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी बीच रविशंकर कहता है कि जब तक आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। पत्नी बिल्कुल आंखें यहाँ पर बंद कर लेती है और आंखें बंद करने के बाद में वो इंतजार कर रही थी कि कब उसके गले में वो हार सजेगा जिसको उसका पति लेकर आया है। अब जैसे ही हार को पहनाया जा रहा था, यानी कि कोई हार तो था ही नहीं, वो अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है जो वो लेकर आया था और धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गर्दन पर रेत देता है। अब जैसे ही पत्नी की गर्दन पर वो रेतता है, हालांकि पत्नी को बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि आखिरकार उसका पति कर क्या रहा है। वो चीखने की यहाँ पर कोशिश करती है। जब वो चीखने की कोशिश करती है तो उसके मुंह को भी यहाँ पर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वो ताबड़तोड़ एक के बाद एक धारदार हथियार से उसके गले पर वार करता है। शरीर का हर हिस्सा होता है, हर हिस्से पर वो इतने हद से ज्यादा वार करता है कि जब उसकी पहली बार चीखें निकलती है तो उन चीखों की जो आवाज है उसकी बड़ी बहन ममता तक पहुंच जाती है और ममता ही जैसे ही उसके पास आने की यहाँ पर कोशिश करती है तो पता चलता है जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में बाहर ममता चीख रही थी और उधर
उधर उसने अपनी पत्नी को तब तक मारा जब तक उसकी पत्नी की आखिरी जो सांसें थी वो थम नहीं जाती हैं। बाहर बहुत सारे लोगों का जमघटा लग जाता है। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था और इसी बीच में जो रविशंकर होता है वो 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस को फोन करने के बाद वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और इस जगह पर पूरा एड्रेस ये है, यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, आप यहाँ पर आ जाइए और आने के बाद इसको लेकर जाइए। अब जैसे ही पुलिस ये सूचना सुनती है, पुलिस दौड़ते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। घर पर जाकर देखती है कि बहुत सारे लोगों का जमघटा लगा हुआ है। अचानक से यहाँ पुलिस का आना और ये जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पुलिस ने किसको बुलाया है। तभी पुलिस लगातार दरवाजे को नॉक कर रही थी, रविशंकर को आवाज लगा रही थी कि दरवाजा खोलो, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जैसे ही 15 मिनट से ज्यादा का समय यहाँ पर बीत जाता है और इसी बीच में दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलने के बाद जब पुलिस घर के अंदर पहुंचती है और जो पुलिस अपने आंखों से जिस दृश्य को वहां पर देखती है, पुलिस उस दृश्य को देखते ही रह जाती है और साथ में जो ममता होती है, ममता अपनी बहन को जिस हालत में वहां पर देखती है वो भी देखते रह जाती है। एक तरफ ममता खून से लथपथ है और एक तरफ रविशंकर भी खून से लथपथ पड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी को मार रहा था तो उसका ब्लड उसके पूरे शरीर में लग जाता है और पास में वो धारदार हथियार पड़ा हुआ था जिस हथियार से उसने अपनी पत्नी पर लगातार वार किए थे। अब पुलिस थी यहाँ पर, पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और जो रविशंकर होता है उसको भी हिरासत में पुलिस ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया और इसके पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या है। उसका नाम रविशंकर है और वो किराना स्टोर की दुकान चलाता है और दिसंबर 2025 की ये बात है जब उसको ये पता चला कि एक लड़की जिसका नाम सपना है और उसकी उम्र 25 साल के आसपास बताई जाती है, उसके पास एक रिश्ता आया था और घर वाले लड़की को देखते ही खुश हो जाते हैं। जब उस लड़की के बारे में ये बताया जाता है तो वो भी खुश हो जाता है, लेकिन एक बात जो यहाँ पर अटपटी थी इस लड़की की कि उसके जो माता और पिता थे अब से लगभग 18 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। जब उनकी मौत हो जाती है तो उसकी जो होने वाली पत्नी थी सपना, वो अपनी बड़ी बहन ममता और जीजा के साथ में वो रहना शुरू कर देती है और वो ही लोग मिलकर 23 जनवरी 2025 को धूमधाम के साथ रविशंकर की और सपना की वो शादी करा देते हैं। सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब जब रविशंकर अपनी पत्नी से कुछ भी बात करता था यहाँ पर तो हर वक्त उसकी जुबान पर एक ही नाम रहता था, वो है मुन्ना जीजा। जब भी वो बात करता है तो मुन्ना जीजा ने ऐसे बोला, हर छोटी और बड़ी चीज की बात में वो अपने जीजा को वो फोन करती थी। कोई भी घर में कोई काम होता था वो सभी बातें वो अपने जीजा के नाम से करती थी। जब जब रविशंकर अपनी पत्नी से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करता था तब तब वो अपने जीजा से बात करती हुई यहाँ पर दिखाई देती थी। अब इसी बीच में वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने जीजा के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो, अब तुम्हारी शादी यहाँ पर हो चुकी है और इसीलिए अब उनसे दूरी बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा। हर वक्त उनका तुम नाम लेती हो तो मुझे यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता। अब ये जो बात है सपने के जहन में, सपने के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती है। अब अप्रैल 2025 की ये बात है, रविशंकर यहाँ पर फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, यानी कि दूर हो जाएगा। अब इसी बीच में उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में आता है तो हो सकता है उसका मन हमेशा अपने बच्चे में लगा रहेगा। जैसे जैसे उसका वक्त यहाँ पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपने बच्चे को लेकर खुश होती रहेगी, लेकिन वो अपने बच्चे को लेकर इतना खुश नहीं थी। तब जब देखो तब वो अपने जीजा के बारे में ही बातें करती रहती थी और यही बातें थी जो कि उसको लगातार परेशान कर रही थी। अब ऐसे ही एक तारीख आती है, वो तारीख थी 26 जुलाई 2025 की। सुबह की ये बात है जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तीज का त्योहार है, चलो तुम्हारे दीदी और जीजा के घर पर चलते हैं, वहां पर घूम कर आते हैं। लेकिन जैसे ही पत्नी ये बात सुनती है वो मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है। और शाम को उसी का जीजा मुन्ना घर पर सिंधारा लेकर आता है और जैसे वो सिंधारा लेकर आता है, जो खाना पीना होता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि सपना क्या तुम घर चलना चाहोगी। सपना यहाँ पर एक बार भी मना नहीं करती और वो अपने जीजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने जीजा के साथ यहाँ पर चली जाती है। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई और 30 जुलाई ये लगातार वो अपनी दीदी के यहाँ पर रहती है और यहाँ पर ये परेशान था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। जब बात आती है 2 अगस्त 2025 की बात होती है, 7 बजे के
आसपास का वक्त था उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था अपनी पत्नी पर। वो अपनी पत्नी के पास जाने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। तभी वो अपनी पत्नी के पास जाने का एक बहाना ढूंढता है कि मैं रात में मैंने एक सपना देखा था और तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैं तुम्हें अब देखना चाहता हूँ। अब जैसे ही पत्नी ये बात सुनती है तो कहती है कि आ जाओ। वो घर जाता है अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए नींद यानी कि मौत की नींद सुलाने के लिए। अब आखिरकार वो अपनी पत्नी को यहाँ पर मार डाला और 30 से ज्यादा उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किए। अपना जो होने वाला जो बच्चा था जो उसके पेट में पल रहा था उसे उस बच्चे को देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आई। हालांकि जो मेरठ की पुलिस थी इस सपना के भाई के तहरीर पर FIR दर्ज कर ली है। उसने FIR दर्ज की कि ये शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग कर रहा था, लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा था, लगातार उसको परेशान कर रहा था और हम ये सब देने के लिए असमर्थ थे। जो सपना का भाई था सोनू, उसकी तहरीर के आधार पर सास, ससुर, पति और 2 ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इसी बीच में मीडिया उस मुन्ना से भी जानकारी जुटाने की यहाँ पर कोशिश करती है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। रविशंकर जितना आरोप लगा रहा है ये सही है फिर या फिर नहीं। अब इसी बीच मुन्ना कहता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। जब उसके सास और ससुर खत्म हो जाते हैं और उस वक्त जो सपना थी वो महज 5 साल की होती है और उसे लग रहा था कि इसकी जो देख रेख है आखिर वो कौन करेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। तब वो उसको अपने साथ लेकर आ जाता है और उससे सपना को, लड़की को, उसको इस तरीके से पालता है कि जैसे ही उसके खुद की अपनी बेटी हो और उसी की भी वो शादी भी करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, सब उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं वही आरोप उस पर लाछन लगाए जाएंगे और उसे बहुत दुख है, तकलीफ है कि रविशंकर इस रिश्ते के बारे में समझ नहीं पाया। जिसने उसको अपनी बेटी की तरह समझा, उसको पाला, दरअसल वो उसको गलत रिश्ते के साथ जोड़ रहा था। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जब लोगों को ये जानकारी मिली तो इस रिश्ते पर लोग कई तरीके के सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे जो बालक 7 महीने का पेट में पल रहा था उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसे किस बात की आखिर सजा मिली। और काश उस लड़की ने अगर ये बात मान ली होती, पति की अगर जो बात सच है, तो शायद ये कत्ल नहीं होता। इसमें जो 2 जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। एक बच्चा जो कि पेट में पल रहा था और जो कि पत्नी जो अब जिस दुनिया में नहीं है और पति जो उसकी बाकी की जो जिंदगी है शायद वो सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों ये जो घटनाक्रम है इसको बताने का उद्देश्य केवल ये है कि आज की तारीख में जिस तरीके की जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है आपको जागरूक करना है केवल इसमें। और आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके भी बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।